मूवी की शुरुआत होती है एक क्राइम सीन से, जहां एक घर के अंदर खून की नदियां बहती नजर आती है। घर के अंदर काफी लोगों की लाशें मिलती है जिन्हें बड़े ही बेरहमी से मारा गया था। लेकिन सबसे अजीब बात ये होती है कि वहां एक लड़की की बॉडी भी मिलती है जो जमीन के नीचे दफनाई गई थी। इस लड़की के शरीर पर ना कोई कट था ना कोई निशान, जैसे वो बस अभी यहाँ आई हो और लेटे ही मर गई हो। शेरिफ बर्क और उनकी टीम लड़की के बारे में कोई भी आइडेंटिटी नहीं पता कर पाती, इसलिए उसका नाम जेन डोई रखा जाता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर शेरिफ को ये बताती है कि जो लोग मरे हैं वो घर के अंदर जाने की नहीं बल्कि बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। शेरिफ को जेन की मौत का कोई रीजन नहीं मिलता, इसलिए वो उसकी बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज देते हैं। अब हम मिलते हैं टॉमी और उसके बेटे ऑस्टिन से। दोनों एक ऑटोप्सी सेंटर चलाते हैं जो उनके घर में ही बना हुआ है। टॉमी की फैमिली पिछले कई सालों से ये काम करती आ रही है। ऑस्टिन भी अब अपने फादर के साथ पोस्टमार्टम का काम सीख रहा है, लेकिन अंदर से वो इस काम से दूर होना चाहता है। स्टोरी में आगे बढ़ने के लिए हमें दिखाया जाता है कि दोनों एक जले हुए आदमी का पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं। टॉमी काफी शांत और प्रोफेशनल होता है, जबकि ऑस्टिन अभी भी पोस्टमार्टम को लेकर थोड़ा नर्वस है। पोस्टमार्टम खत्म करने के बाद ऑस्टिन बॉडी को रेफ्रिजरेटर में रखने जाता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड एमा उससे मिलने वहां आ जाती है, क्योंकि दोनों का मूवी डेट का प्लान होता है। लेकिन एमा वहां सिर्फ ऑस्टिन से मिलने नहीं आई होती, उसका मन एक डेड बॉडी को देखने का होता है। ऑस्टिन पहले मना करता है और कहता है कि तुम डर जाओगी, लेकिन टॉमी मजाक में बोलता है एक डेड बॉडी देखने में क्या हर्ज है, देखने दो। एमा अपनी पसंद की एक बॉडी चूज करती है जो एक पुरानी घंटी यानी बेल के साथ होती है। एमा क्यूरियस होकर टॉमी से पूछती है इस बॉडी के पैर में बेल क्यों बंधी है। टॉमी बताता है कि पुराने जमाने में लोगों को कभी कभी ये समझने में दिक्कत होती थी कि कोई इंसान मर गया है या सिर्फ कोमा में है, इसलिए वो उसके पैर में बेल बांधते थे ताकि अगर वो जिंदा हो और हिले तो बेल बच जाए। टॉमी अपनी पुरानी सोच की वजह से आज भी ये प्रैक्टिस करता है। इसके बाद एमा और ऑस्टिन मूवी डेट पर निकलने लगते हैं, लेकिन तभी शेरिफ बर्क वहां आता है और जेन डोई की बॉडी ले आता है। शेरिफ ऑस्टिन से पूछता है तुम्हारे डैड कहाँ है, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। ऑस्टिन अपने डैड को बुलाता है और टॉमी शेरिफ को अंदर बुला लेता है। ऑस्टिन को लगता है कि ये कोई इमरजेंसी केस है। अपनी गर्लफ्रेंड एमा से माफी मांगते हुए ऑस्टिन कहता है मुझे डैड की मदद करनी पड़ेगी, मैं जल्दी वापस आऊंगा। एमा समझदारी से उसका वेट करने के लिए तैयार होती है और वहां से चली जाती है। यहाँ एक और बात क्लियर होती है, ऑस्टिन काफी टाइम से पोस्टमार्टम का काम छोड़ना चाहता है, लेकिन वो अपने फादर से ये बात डायरेक्टली नहीं बोल पाता क्योंकि टॉमी अब बुजुर्ग हो रहे हैं और उन्हें ऑस्टिन की जरूरत है। अब टॉमी और ऑस्टिन जेन डोई का पोस्टमार्टम करने के लिए रेडी होते हैं। उन्हें नहीं पता था कि उनका सामना एक ऐसे राज से होने वाला है जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। शेरिफ बर्क टॉमी को बताता है कि ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे जेन डोई की ऑटोप्सी की रिपोर्ट सुबह तक चाहिए क्योंकि उसे मीडिया को जवाब देना है। टॉमी ऑस्टिन से कहता है तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर चले जाओ, मैं ये काम अकेला कर लूंगा। लेकिन ऑस्टिन इंसिस्ट करता है कि वो बाद में डेट पर चला जाएगा और अपने फादर के साथ ये केस कंप्लीट करने लगता है। दोनों जब जेन डोई की बॉडी एग्जामिन करते हैं तो उन्हें ये समझ नहीं आता कि उसकी बॉडी पर एक भी एक्सटर्नल इंजरी, कट या मार्क क्यों नहीं है। लेकिन जैसे ही वो उसकी रिस्ट और एंकल बोन्स देखते हैं तो पता चलता है कि उसकी हड्डियां पूरी तरह टूटी हुई है। अजीब बात ये थी कि हड्डियां टूटी होने के बावजूद जेन की बॉडी पर ना कोई स्वेलिंग थी और ना ही कोई ब्रूज। जब ऑस्टिन जेन का मुंह खोलता है तो उसकी जीभ कटी हुई मिलती है। टॉमी कहता है ये लड़की ने अपनी जीभ खुद काटी है, लेकिन ये कैसे हुआ, इसका कोई जवाब नहीं मिलता। तब ऑस्टिन को जेन के मुंह के अंदर कुछ फंसे हुए धागे दिखते हैं। जब वो माइक्रोस्कोप से उस धागे को चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये एक पुरानी रस्सी का टुकड़ा है। टॉमी उस रस्सी को लैब में भेजने के लिए कहता है। तभी जेन की नाक से एक मक्खी बाहर निकलती है जो साथ ही खून भी लाती है। ऑस्टिन मक्खी को हटाकर उसकी आंखों को चेक करता है। उसकी आंखें पूरी ग्रे होती है जो सिर्फ उन बॉडीज के साथ होता है जो कई साल पुरानी होती है। लेकिन जेन की बॉडी को देखकर तो ये लगता है कि वो अभी कुछ घंटे पहले ही मरी हो। तभी लैब के रेडियो का चैनल अपने आप चेंज हो जाता है और एक ओल्ड सॉन्ग प्ले होता है। दोनों इस चीज पर ध्यान नहीं देते और अपने काम पर लगे रहते हैं। टॉमी कहता है इस केस में कुछ तो अजीब है, मैंने आज तक ऐसी ऑटोप्सी नहीं देखी। अब वो जेन के हार्ट और लंग्स चेक करने के लिए उसकी बॉडी को काटने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उसका चेस्ट खोलता है रेडियो फिर से एक क्रीपी सॉन्ग बजाता है, ओपन योर हार्ट लेट द सनशाइन इन। ये लगता है जैसे कोई जेन की बॉडी कट होने से रोकना चाहता हो, लेकिन टॉमी इस चीज को इग्नोर करता है और ऑटोप्सी कंटिन्यू करता है। वो देखता है कि जेन की बॉडी अंदर से पूरी तरह जली हुई है। उसका हार्ट, लंग्स और स्किन तक जल चुके हैं, लेकिन बाहर से बॉडी बिल्कुल नॉर्मल लगती है। ये बात टॉमी और ऑस्टिन को कंफ्यूज कर देती है। तभी ऑस्टिन को लैब के एसी पाइप से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो देखने जाता है तो उसे पाइप में एक मरी हुई बिल्ली मिलती है। इस चीज से वो काफी डिस्टॉर्ट हो जाता है। दोनों बिल्ली को जलाकर डिस्पोज कर देते हैं और वापस अपने काम पर ध्यान लगाते हैं। टॉमी अब जेन के पेट को काटने लगता है। उसके अंदर से एक फ्लावर मिलता है जो एक रेयर नॉर्थ ईस्टर्न प्लांट होता है। टॉमी को लगता है कि ये फ्लावर जेन को पैरालाइज करने के लिए यूज किया गया होगा क्योंकि ये प्लांट इसी काम के लिए
यूज होता है, लेकिन ये प्लांट अब रेयरली अवेलेबल है और सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज में ही होता है। जेन के पेट के अंदर से एक पुराना कपड़ा भी मिलता है जिसमें उसके टूटे हुए दांत बंधे होते हैं। उस कपड़े पर एक क्रीपी सिंबल और रोमन नंबर्स लिखे होते हैं। तभी रेडियो अपने आप चैनल चेंज करने लगता है और ऑस्टिन को एक स्ट्रेंज वाइब फील होने लगती है। वो अपने फादर से कहता है कि उन्हें यह ऑटोप्सी सुबह तक पोस्टपोन करनी चाहिए। टॉमी जेन की अंदर की स्किन चेक करता है और उसके बॉडी से पूरी स्किन उतार देता है। स्किन के अंदर वही क्रीपी सिंबल्स बने होते हैं जो कपड़े पर थे। ऑस्टिन शॉक्ड होकर कहता है ये इम्पॉसिबल है, कोई अंदर की स्किन पर सिंबल्स कैसे बना सकता है। तभी लैब की सारी लाइट्स फूट जाती है। बैकअप लाइट्स ऑन करने पर दोनों देखते हैं कि लैब की सारी डेड बॉडीज गायब हो चुकी है। बैकअप लाइट्स ऑन करने पर दोनों देखते हैं कि लैब की सारी डेड बॉडीज गायब हो चुकी है। टॉमी ऑस्टिन से कहता है यहाँ कुछ बहुत गलत है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। दोनों लैब के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन लिफ्ट काम नहीं करती, इसलिए वो सीढ़ी का यूज करते हैं। लेकिन एग्जिट डोर के सामने एक पेड़ गिर जाता है जो उन्हें बाहर निकलने नहीं देता। टॉमी अपने ऑफिस रूम में जाता है और डोर लॉक करके पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं आता। तभी दोनों को बाहर से बेल की आवाज सुनाई देती है, वही बेल जो डेड बॉडी के पैर में बंधी थी। बेल सुनते ही उनका चेहरा सफेद हो जाता है। तभी एक फोर्स टॉमी को पीछे से खींच लेती है और उसके पेट पर चोट लगती है। ऑस्टिन जल्दी से टॉमी को संभालता है और कहता है ये सब जेन की बॉडी की वजह से हो रहा है। जब हम उसकी बॉडी को कट कर रहे थे तो वो हमें किसी तरह से रोक रही थी। ऑस्टिन और टॉमी कंक्लूड करते हैं कि जेन की बॉडी से जो वियर्ड ऑब्जेक्ट्स मिले थे जैसे सिंबल्स, कपड़ा और फ्लावर्स, उनका किसी रिचुअल या विचक्राफ्ट से कनेक्शन हो सकता है। ऑस्टिन कहता है आपने उसके स्किन पर बने सिंबल्स को देखे थे, ये जरूर किसी डार्क मैजिक का हिस्सा है। दोनों वापस ऑटोप्सी रूम में जाते हैं, लेकिन जैसे ही अंदर एंटर करते हैं रूम का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है और बेल की आवाज सुनाई देती है। जब ऑस्टिन दरवाजा कुल्हाड़ी से तोड़ता है तो दोनों शॉक हो जाते हैं। बाहर वही डेड बॉडी खड़ी होती है जिसका पहले पोस्टमार्टम किया था। इस हॉरिफाइंग मोमेंट के बाद टॉम और ऑस्टिन डिसाइड करते हैं कि जेन की बॉडी को जलाना होगा, लेकिन जैसे ही वो बॉडी को आग लगाते हैं जेन की बॉडी पूरी आग को एब्सॉर्ब कर लेती है और उस पे एक भी जलने का निशान नहीं होता। तभी टॉमी को लिफ्ट चलने की आवाज सुनाई देती है। दोनों लिफ्ट की तरफ भागते हैं लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद ही नहीं होता। टॉमी को एक साया अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है और बिना सोचे समझे वो ऑस्टिन के हाथ से कुल्हाड़ी लेकर उस पर वार कर देता है। जब दोनों देखते हैं तो ऑस्टिन को वहाँ एमा की लाश मिलती है। उसे समझ आता है कि वो साया एमा का था जो ऑस्टिन से मिलने वापस आई थी। एमा की मौत से ऑस्टिन टूट जाता है। टॉमी उसे संभालते हुए कहता है हमें जेन के बारे में और ज्यादा पता लगाना होगा वरना वो हमें भी मार डालेगी। दोनों वापस ऑटोप्सी रूम में जाते हैं और जेन की ब्रेन ऑटोप्सी करते हैं। शॉकिंग ट्विस्ट ये होता है कि जेन के ब्रेन सेल्स अभी भी जिंदा होते हैं, मतलब जेन अब तक जिंदा है और उनका बदला ले रही है। टॉमी उस कपड़े को दोबारा ध्यान से चेक करता है जो जेन के पेट से मिला था। उस पर लेविटिकस 20 और 16th सेंचुरी लिखा होता है। टॉमी बाइबल के लेविटिकस चैप्टर को पढ़ता है जिसमें विचेस को मारने और उन्हें पनिश करने के तरीके दिए गए हैं। टॉमी को समझ आता है कि जेन एक मासूम लड़की थी जिसे 16th सेंचुरी में विच समझकर बेरहमी से टॉर्चर किया गया था। उसके साथ हुए रिचुअल्स और दर्द ने उसे एक विच बना दिया। अब वो अपने पेन का बदला ले रही है। टॉमी कहता है जब हमने उसके ब्रेन और बॉडी को कट किया तब वो जिंदा थी और उसे पेन हो रहा था, अब वो हमें वही दर्द दे रही है। तभी सारी डेड बॉडीज वापस रूम में आ जाती है। टॉमी जेन की बॉडी की आंखों में देखते हुए कहता है मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो। जेन की बॉडी के पावर की वजह से टॉमी के एंकल्स और रिस्ट की हड्डियां बिल्कुल जेन की तरह टूट जाती है। उसका अंदर का शरीर भी जेन की तरह जलने लगता है। ये पेन टॉमी बर्दाश्त नहीं कर पाता और ऑस्टिन से कहता है मुझे मार दो। ऑस्टिन अपने डैड को मारने के लिए मजबूर होता है और रोते हुए उसका गला दबा देता है। इसके बाद ऑस्टिन को ऊपर किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो गेट की तरफ भागता है तो गेट लॉक हो जाता है। तभी वो देखता है कि उसके पीछे टॉमी की लाश खड़ी है। डर के मारे ऑस्टिन का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। सुबह शेरिफ बर्क और उसकी टीम ऑटोप्सी रिपोर्ट लेने के लिए वहां आती है। उन्हें टॉमी और ऑस्टिन की लाशें मिलती है और उनका मर्डर सीन बिल्कुल पिछले घर वाले क्राइम सीन जैसा लगता है। शेरिफ देखते हैं कि जेन की बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है, उस पे एक भी निशान नहीं है। जेन की बॉडी को दूसरी जगह ऑटोप्सी के लिए भेज दिया जाता है। जब एम्बुलेंस चलती है तो एम्बुलेंस के अंदर जेन की बॉडी को हिलते हुए दिखाया जाता है। ये सिग्नल देता है कि जेन अभी भी जिंदा है और भी मौतें होने वाली है। और इस टेरिफाइंग ट्विस्ट के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। जेन की कहानी एक हॉन्टिंग मिस्ट्री है जिसमें और भी सीक्रेट छुपे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।